प्रपोजिशंस को बेहतरीन तरीके से हल कर रहे हैं। कैसे करते हैं? प्रपोजिशन पूछी गई है तजवीज़ की शक्ल में, टू द पॉइंट रेलिवेंट आ जाएं। सिर्फ ये बताएं इन द इंस्टेंट प्रपोजिशन कामा, उसके बाद बेटा जो आप जवाब लिखना चाहें, जैसे कल का था कि all the accused persons entered the house of the complainant where one person was supervising and the family of the complainant party was forced to remain in one room। बेटा ये मैं अपने तौर पे ना अपने अल्फाज वक्ती तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ सेंस आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। Meanwhile, during the commission of offense of dacoity, one of the accused person made a fire shot upon the nephew या ब्रदर है कंप्लेनेंट का, उस पर he received severe injuries and subsequently he was died। अब इसमें लिखना है the offense in the above said proposition was committed, that is dacoity with murder। जवाब था आप लोगों का सेक्शन 34 लगाया हुआ था, 460 लगाया हुआ था। बेटा इसको मैं तशबीह इस तरह दूंगा कि मशक की इंसान को हमेशा कामिल बनाती है, लेकिन मशक के दो तरीक़ाकार हैं, आज जहन में रख लें। अगर इन दो पर चलेंगे तो मशक में कामयाबी होगी, चाहे आपकी फैमिली लॉ की मशक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मशक है, क्रिमिनल लॉ। पेपर ये 3 है, अक्सर गलती से पेपर 4 कह देता था। मशक के बेटा दो हैं, एक तो ये कि मुतलका कानून को पढ़ें फिर उसको अप्लाई करें। मशक करते वक्त चैप्टराइजेशन कर लें, सेंस खुशबू आपको प्रपोजिशन पढ़ के आ जाएगी किसी भी कानून की कि ये किस चीज़ को डील कर रहे हैं, उसका फिर अतलाक करें। पहले सेक्शंस का, चैप्टर्स का पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। बेहतरीन तरीका क्या है? सर आमिर रज़ा साहब फरमाते थे मसलन कि वो वकला को जो शुरू में प्रैक्टिस के ग्रिप देते थे, सर वो ग्रिप बता रहा हूँ कि मशवरे देते थे। सर फरमाते थे कि जब आप बेटा प्रैक्टिस शुरू करें ना, आपके पास कोई केस आ जाए मसलन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, आपने उस जैसा केस लॉ ढूंढना है। मुद्दई की साइड पे है, जो दावा डिग्री हुआ हो, फिर आप अपील में चले जाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेवल तक उस तरह के केस लॉ में क्या हुआ था। मतलब कि जब प्लेंट लिखनी है तो आपके जहन में जो दावा डिग्री हुआ पड़ा है, हाई कोर्ट का कोई केस लॉ आपके जहन में है, सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस जाता है तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में हों। बेटा ये एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल ज़ेर बहस मौजू है, जो इस वक्त उस्ताद मोहतरम सर आमिर रज़ा साहब के मशवरे की रोशनी में बाय द वे मेरे जहन में आ गया, आप लोगों को बता रहा हूँ। बेटा जब मुशाहदाती इल्म होगा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ की समझ सही आ जाएगी, फिर प्रपोजिशन आप लोग सही तरीके से हल कर सकते हैं। आज यही थोड़ा सा बताना मतलूब था आप लोगों को, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि सर अब टाइम थोड़ा रह गया है, क्या करें। टाइम थोड़ा है, लेकिन जितना अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखेंगे, इजी होकर फ्रेश होकर पढ़ेंगे, उतना ही दायमी इल्म होगा। अगर बेटा भागम भाग होगी तो वो सिर्फ अपने आप को मुतमईन करने वाली बात है, इल्म मुंतकिल नहीं हो सकता। तसल्ली से कंसेप्चुअल होकर, जैसे बता रहा हूँ कल का था, बात बहुत आगे चली गई कि 460 लगाया हुआ था, 34 लगाया हुआ था, 302 लगाया हुआ था। बेटा अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने कोशिश की। अब केस लॉज देखें, ये इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को भेज दूंगा इसमें, क्योंकि एक मुल्ज़िम, फिर मैंने इसको ज़्यादा नहीं खोला, पूरी डिटेल नहीं बताई थी, मौके पे पकड़ा गया था अक्सर। अब और आपको मैं हैरत की बात बताऊं, डकैती विद मर्डर में अक्सर मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। रात का अक्सर ये वाक़या होता है, तो कहाँ कोई पहचानता है। नीचे अक्सर सज़ा हो चुकी होती है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट बरी कर देती है। सिर्फ एक ही बात कि अल्लाह की ज़ात को जवाब दे होना है जज साहब ने।
ये नहीं देखना 5 कत्ल हैं या 15 कत्ल हैं, ये देखना है कि एविडेंस क्या है। उस पर आप समझें खामियां कुताहियां पुलिस निज़ाम की हैं या कंप्लेनेंट की हैं। अदलिया ने तो अपना काम दिखाना है ना, अपना काम करना है। उन्होंने तो सिर्फ अपनी आखिरत देखनी है, इस वजह से बरी हो जाते हैं, जो मेरा आजजाना व्यू है। इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती, कंप्लेनेंट पार्टी दुश्मनों को मुखालफों को रख लेते हैं, मुलजिम एक होता है नाम 10 का रख लेते हैं। फालसा से योनो फालसा ने ओमनी बस। सर आसिफ सईद खोसा साहब की बेहतरीन कमाल जजमेंट है बेटा। अब हम अपने बेटा मौजू की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें आप लोग देखें, सेक्शन है हमारा बेटा आज का 403, dishonest misappropriation of property. Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property। अब देखो बेटा, dishonestly को पाकिस्तान पिनल कोड की शुरू की डेफिनेशंस में लेके जाएं। बदनीयती क्या होती है? wrongful gain, wrongful loss, misappropriates or converts। मिसएप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं? कन्वर्शन किसे कहते हैं? तब्दील करना। टू हिज own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। बेटा ये 403 है। अब ये हेडिंग हमारी शुरू हो रही है ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिसाल को देख लें, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड out of Z's possession in good faith, believing at the time when he takes it that the property belongs to himself। A is not guilty of theft। अब देख लें सारी बात। बेटा मिसाल इस वजह से है क्योंकि आज हमने जो मौजू शुरू किया है ना, इसका कंसेप्चुअल व्यू आप लोगों के पास हर लिहाज से आ जाए। देखना थेफ्ट क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन क्या है, इनको बेटा डिफरेंशिएट करना है। अब देखें, बट इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक dishonestly misappropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under this section। अब इसमें बड़ी हैरत का बहसो मुबैसा शुरू हो जाएगा। फिर थेफ्ट क्या होगी? मिसाल दे रहा हूं बेटा कि एक फैमिली होटल पर जाती है, रेस्टोरेंट पर, वहाँ साहब 2 टेबल पर बैठ जाती है, फैमिली बड़ी है, तो मोबाइल फ़ोन रख देते हैं, खाने का इंतज़ार है, मीनवाइल हाथ धोना शुरू कर देते हैं, या खाने को देर है जी थोड़ा सा ज़रा बाहर देख लें जी, बाहर का क्या सीन है, बारिश है या बागीचे में देख लें। मोबाइल पड़ा है, मुलाजिम ने मोबाइल उठा लिया, अब उसने जूं ही उठाया फौरन सिम निकाल दी, अपनी सिम डाल ली, क्या होगा? पहले चोरी की है, उसके बाद वाला काम क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा आप लोगों ने इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। आगे चलता हूं जानबूझकर इस सवाल को छोड़कर यहीं भी है बेटा। ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड goes into Z's library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent। Here, if A was under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft। कैसे बेटा? दो दोस्त हैं, इंतहाई करीबी हैं, हद से ज्यादा बरादराना ताल्लुक या उससे भी बढ़कर है। उठा ली किताब, नो इशू, बाद में नोटिस दे दिया या बताया भी नहीं है। ताल्लुक
बता रहा होता है क्या काम किया जा रहा है। बेटा एहसासात, जज्बात, ताल्लुक, पाकीज़गी, तहारत, इज़्ज़त, एहतराम, एतमाद, ये वो जज्बे हैं, पता होता है इंसान को, बालिग इंसान को पता होता है किसी के साथ क्या ताल्लुक है हमारा। अब आगे देखें, बट इफ ए आफ्टरवर्ड्स सेल्स द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट, अगर उसने अपने मफाद के लिए उस किताब को बेच दिया। अब देखें ना, रीडिंग इट, ए हैज नॉट कमिटेड द थेफ्ट, पहली सूरत में जब इत्माद का इतना रिश्ता है, उसने चोरी नहीं की। बट इफ ए आफ्टरवर्ड्स सेल्स द बुक फ्रॉम हिज ओन बेनिफिट, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब देख लें, चोरी नहीं हुई लेकिन उसने इसको बेच दिया, कौन सा जुर्म बन गया? ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हॉर्स, A takes the horse out of B's possession, intending to use it. Joint owners हैं। Here A has here A as A has a right to use the horse. He does not dishonestly misappropriate it. But if A sells the horse and appropriates the whole proceeds to his own use, बेटा ये अक्सर FIRs होती हैं 406 में, अक्सर औकात जमानत भी फौरन हो जाती है या ऊपर लिटिगेशन चली जाती है। पार्टनर्स के दरमियान ये मसला होता है, बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान, क्या हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है या एयर कंडीशंस का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी और दीगर चीज़ों का। जब अब आपस में बद-एतमादी आ जाती है, सबूत कोई होता नहीं है, बज़ाहिर लड़ते झगड़ते नहीं हैं, इस वजह से कि दूसरा इनकारी हो जाएगा या मसला हो जाएगा, गरज दिलों में रखे जाते हैं। जब मौका मिलता है तो वार कर डालते हैं। जब मौका मिलता है, बज़ाहिर दोनों एक दूसरे को नुकसान में देख रहे होते हैं कि देखें दूसरा क्या कर रहा है, आपस में लेन देन शुरू हो जाते हैं, उधार शुरू हो जाती है। अक्सर बिजनेस में ये बेटा मसला होता है, जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो मेरा आजजाना तजर्बा है। फैक्ट्स बातें कुछ और होती हैं, एफआईआर कुछ और ग्राउंड्स पर रजिस्टर कर दी जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, अदालत में मामला आता है, हर बात ओपन खुलती है, फिर पता चलता है कि असल मामला क्या था। कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन आ जाती है, दर हकीकत मुआहदा होता है, मुआहदे का आप लोगों को पता है, इम्प्लाइड भी है, रिटर्न भी है, अनरिटर्न भी है, होता कारोबार है, लेकिन एफआईआर में कारोबार ज़हर नहीं होता। सिमिलरली 489 एफ में भी यही होता है। बड़ी अदालतों के तजर्बात सामने आ जाते हैं छोटी अदालतों के, फिर उसी हिसाब से ऐसे समझें कि अमूमन कन्विक्शन रेट बहुत कम है इस तरह के ऑफेंसेस में अमूमन। बेटा आगे चलते हैं, ये मिसालें सारी आप लोग देख लें, थोड़ी सी पढ़ी थी ताकि हम इस मौजू से बाखूबी या ज्यादा वाकिफ हो जाएं। 404 है dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death। बेटा इसकी मिसाल सिर्फ ऐसे दूंगा, प्रपोजिशन भी भेजी थी आप लोगों को, यकीनन याद होगा। बेटा इसकी मिसाल ये है कि एक घर में बुजुर्ग रहते हैं, अकेले हैं, साथ मुलाजिम रहता है। उस बुजुर्ग की फैमिली, मिसाल दे रहा हूँ, किसी और शहर में रहती है। बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, उनकी जेब में मोबाइल है, मुलाजिम को पता लग जाता है कि मेरा मालिक फौत हो चुका है। फौरन ही मोबाइल निकाल कर अपने इस्तेमाल में ला दे ला अपने इस्तेमाल में शुरू कर देता है, सिम निकाल कर। प्रपोजिशन के हिसाब से बेटा 404 बनेगा। अब देखो, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property,
आप लोगों को मिसाल दी थी जी, बस में मुसाफिरीन जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, एक्सीडेंट होता है, एक दो बेचारे लोग फौत हो जाते हैं, तो साथ वाला मुसाफिर है वो फौरन जेब से, किसी मुसाफिर की जेब से कोई चीज निकाल लेता है, और सेम मोबाइल की देख लो अपने इस्तेमाल में कर देता है, तो वो इस जुर्म का इर्तिकाब करता है। वही बात आ रही है, knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's decease and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. And if the offender at the time of such person deceased was employed by him as a clerk or servant, सजा फिर 7 साल तक है। बेटा वही मुलाजिम वाला है तो 7 साल तक सजा है। अगर मुसाफिर वाली मिसाल को समझें तो फिर 3 साल तक है। अब मिसाल है, जेड डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, हिज सर्वेंट ए, बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन। अब देख लें, जेड फौत हो जाता है, फर्नीचर और रकम उसकी मलकियत है, उसका मुलाजिम क्या करता है, बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन, तो उसके जो वारिस हैं उन तक पहुंच जाए, उससे पहले डिसनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स इट। अब कैसे, फर्नीचर है उठा के अपने घर ले जाता है, वारसों को बताता ही नहीं है, जो कीमती अशिया हैं बुजुर्ग की वो अपने इस्तेमाल में कर लेता है। बेटा मुलाजिम ने इस सेक्शन के ताबे जुर्म किया है। नेक्स्ट देखें, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405, whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। बेटा वाज़े मिसाल, एक कॉलोनी है, हाउसिंग सोसाइटी है, या कोई मोहल्ला है, या कोई देहात का गांव है, एक आदमी दूसरे आदमी से जो उसका दोस्त है मोटरसाइकिल मांगता है, कार मांगता है कि जी मैंने शहर जाना है या कहीं काम जाना है, वो उसे दे देते हैं, साथ ही वो रजिस्ट्रेशन बुक भी मांग लेता है, आगे जाके बेच देता है, आगे जाके बेच देता है। बज़ाहिर इंटरप्रिटेशन बेटा मिसाल को हमेशा जहन में रख लेना। 405 ऑफेंस का मुर्तकब हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। अमानतन किसी को चीज दी, आगे जाके उसने बेच दी, बिजनेस नहीं है। बहुत गौर से सुन लेना बेटा, तिजारत उनके दरमियान बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ ताल्लुक है। ताल्लुक की बुनियाद पर चीज दी गई है तो 404 का अतलाक होगा। वही बता रहा हूं, होता कुछ और है, एफआईआर कुछ और हो जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, मामला सामने आ जाते हैं, बात और खुलती है। इस वजह से कहा जाता है कि सिविल लायबिलिटी थी, कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन थी, उसको कन्वर्ट कर दिया क्रिमिनल ओब्लिगेशन में। अब देखें ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसी चीज है, सिविल, एक बहुत ही मोहतरम हमारे सीनियर जय साहब हैं, वो अक्सर फरमाया करते थे कि बेटा अगर कानून को समझना है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हाफिज बन जाओ। सिविल लॉ जितना भी है, सिविल लिटिगेशन जितनी भी है, तकरीबन अक्सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं ना कहीं आ रहा होता है। और
सिविल हो या क्रिमिनल, बेटा ये है इसकी अफादियत और अहमियत। सेक्शन 406 क्या है जी? पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। बेटा 406 की अक्सर एफआईआर होती हैं कि आपको पता है कि जो सजा है वही एफआईआर का सेक्शन लगा दिया जाता है। इंग्रेडिएंट्स बेटा डेफिनेशन में पूरे होते हैं। डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि किस जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। इस चीज को आप लोग जहन में रख लें। 406 को अब 407 देख लें। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एटसेट्रा, whoever being entrusted with property as a carrier, wharfinger or warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of such property shall be punished with imprisonment or either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। बेटा 407 कैसे है आपको मिसाल दे रहे हैं। फ्रूट का आप काम समझ लें। एक ताजिर है, केला, बनाना या कोई और फ्रूट जिसे अमूमन रखा जाता है गोदाम में। गोदाम कोल्ड स्टोरेज को बेटा अमूमन कहा जाता है जहां फ्रूट रखे जाते हैं। अंगूर आप समझ लें। अब उसे ताजिर ने कहा कि आप ये रख लें तो मैं आपको उसका मुआवजा दे दूंगा। वो अंगूर आगे कहीं और बेच देता है। गोदाम वाला, कोल्ड स्टोरेज वाला। मिसाल को हमेशा जहन में रखना है बेटा, ये जुर्म बनता है इन हालात में। अब बेटा इतना ही काफ़ी है। रोज़ाना गुजारिश करता हूँ माफ़ कर दीजिएगा, जितना वक्त देना चाहिए वो बेटा नहीं दे रहा। लेकिन ऐसे किसी बुजुर्ग की बात याद आ गई कि बस हाज़िरी होती रहे। अल्लाह पाक बहुत रहीम व करीम है, रहम करेगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बेटा आप लोगों के साथ दायमी ताल्लुक़ है हमेशा का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे फैलाना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात वक्त हर चीज़ दे देगा। बस नियत रखो, अल्लाह से दुआ करते रहें हम सब लोग, बेटा बहुत अच्छा वक्त आ जाएगा। वक्त को हम इंशाअल्लाह ताला बढ़ाते भी रहेंगे, कोई मसला नहीं है। इन तमाम चीज़ों को बेटा बार बार गौर से जहन में रखना है। कोशिश करनी है जब ये लेक्चर आप लोग सुने तो बेटा लिखते जाएं। ये जिंदगियों के तजर्बात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। और जो यूट्यूब के लिए लेक्चर अलहदा तैयार किया था उसमें थोड़ी सी मिसिंग है शुरू में, और रिकॉर्डिंग बटन पे हाथ नहीं गया था तो माफ़ कर दीजिएगा। बेटा बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।